Hello everyone, welcome to Shruti and Kitty channel. In this video, I am gonna teach you chapter 1 of geography class 10th रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। तो उसके लिए सबसे पहले आपको रिसोर्स की डेफिनेशन लर्न करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपनी बुक खोल लीजिए, उसमें आपको डेफिनेशन मिलेगी दैट एनीथिंग विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स, यानी कि कुछ भी जिससे हमारी ह्यूमन्स की नीड्स सेटिस्फाई होती हैं उसे हम रिसोर्स कहते हैं। और उसके आगे आपको टर्म मिलेगी एंड डेट आर इकोनॉमिकली फेसिबल, कल्चरली एक्सेप्टेबल एंड टेक्नोलॉजिकली एसेसेबल। अब इनका मीनिंग क्या है? सपोज कीजिए टेक्नोलॉजिकली एसेसेबल। टेक्नोलॉजिकली असेसमेंट मतलब हमारे पास वी शुड हैव दिस मच टेक्नोलॉजी टू एसेस दैट रिसोर्स, टू एक्सट्रैक्ट दैट रिसोर्स फ्रॉम देयर माइंड। Second is economically feasible. That means that it should be affordable, it should be cheap. Third is a word that it should be culturally acceptable. It means that suppose let us take an example that we have found a resource under a temple. Under a temple we have found a resource, or you can say take a example gold mine. हमें एक उसके नीचे टेम्पल के नीचे रिसोर्स के हैं। आई डोंट वांट टू मेक एनीवन हार्म और दिस और हर्ट ड्यू टू इट्स नेचुरल सेंटिमेंट। आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल। सो इफ यू हैव फाउंड अ रिसोर्स इन दिस, then government wants to extract it, but it should be against any culture, so they don't want to accept that resource. So that's why it should be culturally acceptable, because अगर वो उसके नीचे से एक्सट्रैक्ट करेंगे तो ये उनके सेंटिमेंट्स के खिलाफ होगा, कोई भी ऐसा नहीं चाहेगा उस कल्चर से जो रिलेटेड होगा। ओके, इसके बाद हमारी रिसोर्स की डेफिनेशन हो गई कंप्लीट। रिसोर्स की डेफिनेशन के बाद आपके बुक में है हमारा कि रिसोर्स के बीच में और ह्यूमंस के द्वारा हमारे नेचर में, टेक्नोलॉजी में और इंस्टीट्यूशन में कैसा रिलेशन है। आपको एक इस तरीके का ट्रायंगल मिलेगा जिसमें ह्यूमन बींग्स का लिखा होगा, नेचर लिखा होगा और यहाँ पर लिखा होगा हमारा टेक्नोलॉजी और यहाँ पर लिखा होगा हमारा इंस्टीट्यूशन। आई एम जस्ट टेकिंग इन रफ, यू शुड ओपन योर बुक व्हाइल आई एम टीचिंग यू। सो अब इनके बीच में इंटरडिपेंडेंट रिलेशन है। व्हाट डज इट मीन? दैट इट मीन्स दैट दे बोथ आर इंटरलेटेड टू ईच अदर, इंटररिलेटेड, दे आर डिपेंडेंट टू ईच अदर। ह्यूमन्स बींग की वजह से ये तीनों आपस में लिंक्ड है। कैसे लिंक्ड है? ह्यूमन बींग्स नेचर से इंटरैक्ट करता है, नेचर से मिलता है, उससे रिसोर्स एक्सट्रैक्ट करता है। किसकी हेल्प से करता है? वो टेक्नोलॉजी की हेल्प से करता है। ह्यूमन बींग्स इंटरैक्ट विद नेचर विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी एंड क्रिएट इंस्टीट्यूशंस। इसके बाद वो इंस्टीट्यूशंस बनाता है, फैक्ट्रीज बनाता है, ताकि एंड क्रिएट इंस्टीट्यूशन टू एसिलेट देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एसिलेट देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि हमारी अपनी डेवलपमेंट को और आगे बढ़ाने के लिए वो ये सब करता है। तो ये थी हमारी रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के बारे में। इसके बाद है हमारा, आपको मिलेगा कि रिसोर्सेज जो हमारे डिफरेंट क्राइटेरिया से डिवाइडेड है। सबसे पहला है ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन। ऑरिजिन की वे कहाँ से ओरिजिनेट हुए हैं? दीज आर बायोटिक एंड अबायोटिक। बायोटिक रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज, वो रिसोर्सेज होते हैं जिनके अंदर लाइफ होती है, लिविंग थिंग्स होते हैं और ये बायोस्फीयर से ऑब्टेन होते हैं। इनका एग्जाम्पल लिख सकते हैं आप, हम ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, फ्लोरा, फाउना, लाइफ स्टॉक, फिशरी, दीज आर द एग्जाम्पल्स। Non-biotic resources are those resources that doesn't contain life, or you can say these are non-living things. इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं मिनरल, रॉक, सॉल्ट, these all are non-renewable, I mean to say abiotic resources. After that come to the on the basis of origin के बाद आता है on the basis of exhaustibility. एग्जॉस्टिबिलिटी से क्या मतलब है? एग्जॉस्टिबिलिटी की खत्म हो जाएंगी। तो इसके भी हमारे दो टाइप्स हैं, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल, प्लीज रिमेंबर राइटिंग रिन्यूएबल बिकॉज आई एम राइटिंग इन अ रफ। रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दो रिसोर्सेज जिनको हम रिन्यू कर सकते हैं, कोई फिजिकल प्रोसेस से, चाहे वो कोई केमिकल प्रोसेस, चाहे केमिकल मैकेनिकल प्रोसेस हो। इट मीन्स दैट ओवरऑल कि हम इन रिसोर्सेज को वापस से रीजनरेट कर सकते हैं। इनके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे हमारे जैसे सॉइल। सॉइल भी, येस, सॉइल इज ऑल्सो रिन्यूएबल रिसोर्सेज। और वाटर, नॉन रिन्यूएबल। और फॉरेस्ट। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हमारे दो रिसोर्सेज होते हैं दैट कैन नॉट बी रिन्यूड, डीज टेक ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम फॉर देयर जनरेशन। यानी कि जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं, ये भी हमारे टू टाइप्स में डिवाइडेड है, रिसाइक्लेबल एंड नॉन रिसाइक्लेबल। रिसाइक्लेबल रिसोर्सेज मीन्स दैट कैन बी रिसाइकल्ड, लाइक मिनरल्स। मिनरल्स हमारे हम दोबारा रिसाइकल कर सकते हैं। लाइक आपने आयरन यूज़ किया, वो आयरन से आपने कुछ बना रखा है, वो अब वेस्ट है, तो आप उससे कुछ और चीज़ बना सकते हैं। नॉन रिन्यूएबल में आ गए हमारे जैसे पेट्रोल। पेट्रोल है फॉसिल फ्यूल्स, लाइक इन फॉसिल फ्यूल्स, जैसे कोल एक बार यूज़ के लिए तो आप उसे दोबारा से रीजनरेट करके उसे दोबारा से रिसाइकल नहीं कर सकते। इट कैन गेट एग्जॉस्टेड इट्स यूज। उसके बाद हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो डिवाइडेड होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप मीन्स द पर्सन हु इज ओनिंग देम। इसके हमारे 4 पार्ट्स हैं, प्राइवेट, कम्युनिटी, नेशनल एंड इंटरनेशनल। प्राइवेट रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो कोई प्राइवेटली कोई ओन करता है, इंडिविजुअल। जैसे वी इन रूरल एरियाज द फार्मर्स ओन लैंड, while in urban areas people own plot and houses.
ये हो गए हमारे एग्जांपल्स। फिर आता है हमारा कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज। कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो कि पूरी एक कम्युनिटी के सारे मेंबर्स उनको यूज़ कर सकते हैं। आपने देखा होगा पार्क्स हो गए, हमारे पिकनिक स्पॉट्स हो गए, विलेज में पॉन्ड्स हो गए रूरल एरियाज़ की बात करें तो। अब आता है हमारा नेशनल रिसोर्सेज। नेशनल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं, वैसे जितने भी रिसोर्सेज हैं वो सब हमारे नेशन के ही हैं, और इवन गवर्नमेंट के पास इतनी अथॉरिटी है कि वो कोई प्राइवेट इंडिविजुअल के रिसोर्स को भी ले सकता है पब्लिक के, लेकिन गुड के लिए। हाउएवर आपने देखा होगा कि जैसे कोई हाईवे कंस्ट्रक्ट होना है तो वो फार्मर की लैंड पे होता है कंस्ट्रक्ट, फार्मर की लैंड पे कंस्ट्रक्ट होता है, लेकिन उसको एक अच्छा प्रॉफिटेबल अमाउंट मिलता है उस फार्मर को, तो इसी तरीके से वो प्राइवेट इंडिविजुअल से भी ले सकते हैं। 12 नाउटेक देखिए, जैसे हमारे ये कंट्री है इंडिया, इंडिया की जितनी पॉलिटिकल बाउंड्रीज हैं इसके अंदर अंदर जितनी रिसोर्स हैं, और जो इतना ओशियन का 12 नाउटिक माइल्स तक का एरिया है, यानी कि 22 किलोमीटर तक का एरिया है, 22.2 किलोमीटर तक का एरिया है, उसके अंदर जितने भी रिसोर्सेज हैं वो सब हमारे नेशन के हैं। अब आता है इंटरनेशनल रिसोर्सेज। इंटरनेशनल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज डेट इंटरनेशनल रेगुलेट्स, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि रेगुलेट करते हैं इंटरनेशनल रिसोर्सेज। देखिए 12 नाउटिक माइल्स तक तो हमारा हो गया, अब उसके आगे 200 किलोमीटर से आगे जितना भी है वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आता है। उस एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से हम कोई भी रिसोर्स एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो इंटरनेशनल रिसोर्स के अंडर में आते हैं। गाइस मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि जब हमारे 300 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे तो हम क्लास 10th के लिए स्पेशल वीडियोस लाएंगे जिसमें कि हम MCQs वेरी शॉर्ट आंसर्स को कवर करेंगे। तो अब चलते हैं हमारे ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप के बाद आता है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, कितने डेवलप्ड हैं। तो इसमें बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है, बहुत अच्छे से समझाने वाली है, उसके ध्यान से देखिएगा। तो हमारा आता है पोटेंशियल। पोटेंशियल वो रिसोर्स होते हैं सबसे पहले कि दो रिसोर्सेज की एक एरिया में फाइंड है, यहाँ पर हमें मिल रहे हैं लेकिन हम इनका यूज़ नहीं कर रहे हैं, या फिर भी यही कह सकते हैं यूज़ हम कर सकते हैं लेकिन हम इनका यूज़ अच्छे से नहीं कर रहे हैं। जैसे राजस्थान में विंड एनर्जी बहुत अच्छी तरीके से डेवलप हो सकती है लेकिन उसको डेवलप की नहीं गई है, वहाँ पर करते ही नहीं है। उसके बाद आता है हमारा डेवलप। पोटेंशियल के बाद आता है हमारा डेवलप्ड। डेवलप्ड रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जिनके बारे में हमें सब, उनके बारे में हमें सब पता है कि उनकी कितनी क्वालिटी है, उनकी कितनी क्वांटिटी है। इसका एग्जांपल आप लिख सकते हैं हमारे फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स के बारे में हमारे सब पता है। पोटेंशियल डेवलप के बाद आता है हमारा स्टॉक और स्टॉक के बाद आता है हमारा रिजर्व। ये दोनों एक ही तरीके के हैं, सब बहुत कंफ्यूज होते हैं। स्टॉक वो रिसोर्सेज होते हैं जो कि एक हमें पता है कि रिसोर्सेज यहाँ मिलते हैं लेकिन हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम इनको एक्सेस कर सकें, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है तो इनको हम फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स के लिए यूज़ करने के लिए रख सकते हैं। इसका एग्जाम्पल हो गया जैसे वाटर जो है हमारा 2 कंपाउंड से मिलकर बना है, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को हम एक रिच सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह यूज़ कर सकते हैं बट हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम इतना एक्सेस कर सकें। उसके बाद आता है हमारा रिजर्व्स वो रिसोर्सेज होते हैं जो कि एक एरिया में फाइंड आउट है, हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी भी है बट हम उनका यूज़ अभी स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, हम उन्हें फ्यूचर रिक्वायरमेंट के लिए बचा कर रख रहे हैं, वो होते हैं हमारे रिजर्व्स। अब मैं एग्जांपल देती हूँ आपको, जैसे लद्दाख है, लद्दाख के माउंटेन्स के नीचे यूरेनियम पाया जाता है बट अभी तक हम उनका यूज़ नहीं कर रहे हैं प्रॉपरली, उनको फ्यूचर रिक्वायरमेंट के लिए रखा हुआ है। तो ये था। अब जो है हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका डिप्रेशन ऑफ रिसोर्सेज। क्या हो रहा है, ड्यू टू इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज बाय ह्यूमंस, रिसोर्सेज आर डेवलपिंग इन अ वेरी फास्ट रेट। इसके पीछे क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो रहे हैं ये आपको लर्न करना ही है। सबसे पहला होता है कि एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स, मतलब क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो रहे हैं। देखिए कुछ लोगों के हाथ में रिसोर्सेज चले गए हैं जिसकी वजह से हमारी सोसाइटी 2 भागों में बट गई है, जिनके पास है वो रिच है, जिनके पास नहीं है वो पुअर है, तो दैट लेड टू डिवाइडेशन ऑफ द सोसाइटी। दूसरा, जो हमारे रिसोर्सेज है वो डिप्लॉयड हो रहे हैं तो वेरी फास्ट रेट, क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ इनडिस्क्रिमिनेट यूज बाय सम ग्रीडी इंडिविजुअल। फिर थर्ड है हमारा कि इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ कर रहे हैं हम उनको, ओवर यूटिलाइजेशन कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारी ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस हो रही है। लाइक आपने सुना होगा ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, इन सब की वजह से ये हो रहा है। तो इसलिए अब आता है हमारा सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट, ये इंपॉर्टेंट है। सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब क्या है, इसके 2 पार्ट्स हैं कि डेवलपमेंट होना चाहिए लेकिन 2 कंडीशंस को फुलफिल होना चाहिए कि जो डेवलपमेंट है, जो प्रेजेंट में भी डेवलपमेंट हो रहा है, इट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन। ये हो गया कि फ्यूचर जनरेशन की नीड्स से बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। और फिर दूसरा, दैट इट शुड नॉट डैमेज आवर नेचुरल इन्वायरमेंट। तो ये हैं 2 सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के 2 कंडीशन जो कि फुलफिल होंगे। उसके बाद आता है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट रियो डी जेनेरियो में जो फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट हुई थी, जो हमारी फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट हुई थी वो रियो डी जेनेरियो में हुई थी, जो कि है ब्राज़ील में। तो जो ब्राज़ील में रियो डी जेनेरियो है
वहाँ पर फर्स्ट इंटरनेशनल समिट हुई थी, वहाँ पर 100 कंट्रीज़ के जो हेड्स थे वो आए थे। उन सब ने जो है एजेंडा 21 को अडॉप्ट किया था। वो क्यों आए थे? वहाँ पर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर बात करने और जो रिसोर्सेज के ऊपर जो डिप्लॉयड हुए हैं उनके ऊपर बात करने। वहाँ पर उन्होंने एजेंडा 21 को अडॉप्ट करा था। अभी एजेंडा 21 बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है स्टूडेंट्स के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। एजेंडा 21 जो है हमारा ये एजेंडा है जो कि लीडर्स ने साइन किया था एट UNCED, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट में, यानी कि वही रियो डी जेनेरो में अडॉप्ट किया था। ये एजेंडा जो है ये बनाया गया है जिससे हम सॉल्व कर सकते हैं प्रॉब्लम्स दैट आर एसोसिएटेड विद पॉवर्टी, गरीबी, डिसीज, बीमारियों से, और हमारे एनवायरनमेंट जो डैमेज हो रहा है उससे रिलेटेड। यही है एजेंडा 21। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन के बनता है 1 मार्क का कि सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो सबसे पहले कहाँ पर, कौन से कमीशन रिपोर्ट में पब्लिश हुआ था? तो ये है हमारा, आपकी बुक में ही गिवन है, ब्रंडलैंड कमीशन रिपोर्ट। ब्रंडलैंड कमीशन रिपोर्ट में ये सबसे पहले सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट आया था। उसके बाद हमारा आता है रिसोर्स प्लानिंग। रिसोर्स प्लानिंग बहुत ज़रूरी है ताकि हम रिसोर्सेज का जुडिशियस यूज़ कर सकें। देखिए इंडिया के लिए तो बहुत ज़रूरी है क्योंकि इंडिया में बहुत डाइवर्सिटी है, इन नॉट इन टर्म्स ऑफ द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बट ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ रिसोर्स बायोडाइवर्सिटी। हाउ? There are some areas that are economically backward regions but rich in some natural resources. Some regions that are economically developed but lack in other resources. Like you can take an example अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में that has abundance of water resource, बहुत सारा water resource है, लेकिन that it lacks in infrastructure नहीं है वहाँ पर। और लद्दाख की मैंने बात कर ली थी, लद्दाख में यूरेनियम पाया जाता है, वो भी आइसोलेट हमारी कंट्री से बहुत दूर है। तो ये इस वजह से रिसोर्स प्लानिंग बहुत जरूरी है। रिसोर्स प्लानिंग के जो आपके गिवन है वो 3 पॉइंट्स आपको लर्न करने हैं, मैं उनको आपको समझा देती हूँ। तो रिसोर्स प्लानिंग का सबसे पहला पॉइंट होता है कि हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि वो रिसोर्स कौन कौन से कहाँ पर मिलते हैं, ठीक है। और उसके बाद आइडेंटिफिकेशन इन्वेंटरी ऑफ द रिसोर्सेज दैट आर फाउंड अक्रॉस द रीजन्स ऑफ द कंट्री। और उसके बाद हमें सेकेंड हमारा पॉइंट आता है कि उसके लिए प्रॉपर इंस्टीट्यूशन लगाने हैं। जैसे सपोज कीजिए अरुणाचल प्रदेश में वाटर रिसोर्स है, तो प्रॉपर हमें, जैसे हमने पता लगा दी, तो प्रॉपर इंस्टीट्यूशन के लिए बताना है हमें कि क्या प्लान कर सकते हैं, क्योंकि इंस्टीट्यूशन लगाते हैं वहाँ पर हम हाइड्रो पावर प्लांट लगा सकते हैं जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। तो अपने इस डेवलपमेंट प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है हमने जो प्लान बनाया है उसको नेशनल डेवलपमेंट प्लान से मैच करते हैं, यही है सिर्फ ओवरऑल। उसके बाद हमारा आता है रिसोर्स कंजर्वेशन। रिसोर्स कंजर्वेशन बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हमारा टॉपिक आता है लैंड रिसोर्स का। लैंड रिसोर्स बहुत ज़रूरी है फॉर ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए भी, कभी अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि मेरा तरीका कैसा लग रहा है आपको पढ़ाने का। तो रिसोर्स प्लानिंग के बारे में अब बात आती है लैंड रिसोर्स की। लैंड रिसोर्स बहुत ज़रूरी है हमारी डे टू डे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में। अब इंडिया की कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो इंडिया में लैंड जो है वो 3 मेन टाइप्स में बटी हुई है। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे ये हमारा 43% जो है वो हमारे यहाँ प्लेन, क्या है हमारे प्लेन, यानी कि समतल मैदान, प्लेन। और उसके बाद हमारा 27% है हमारे प्लेट्यूज और 30% है माउंटेन्स। अब क्या मतलब है, प्लेन्स की क्या इंपॉर्टेंस है, एग्रीकल्चर यूज के लिए बहुत फर्टाइल लैंड है, डिज आर डेंसली पॉपुलेटेड। 30% जो माउंटेन्स है ये टूरिज्म को अट्रैक्ट करते हैं। इनफैक्ट कुछ रिवर्स भी यहाँ से जनरेट होती है बिकॉज ऑफ लाइक गंगोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर। अब 27% जो प्लेट्यूज है, ये प्लेट्यूज की क्या इंपॉर्टेंस है, दीज आर रिच इन मिनरल रिसोर्सेज, डिपॉजिट्स एंड फॉसिल फ्यूल्स। तो सबकी अपनी अपनी यूजेस हैं। इसके बाद हम चलते हैं लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया। तो लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया अगर आप अपनी बुक में देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो लैंड यूज पैटर्न है वो बहुत चेंज हुआ है। आप पाई चार्ट में देख सकते हैं वो बहुत चेंज हुआ है। इंडिया का टोटल जियोग्राफिक एरिया, बहुत इंपॉर्टेंट 1 मार्क क्वेश्चन है, कितना है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ये इंडिया का पूरा टोटल स्क्वायर किलोमीटर है। और अब आपको ये जो गिवन है, फाइंड आउट द रीजन फॉर द लो पॉपुलेशन ऑफ नेट सोन एरिया इन दिस स्टेट। देखिए मैं आपको बताती हूँ, पंजाब जो है, पंजाब में 80% जो है नेट सोन एरिया है, जबकि अरुणाचल प्रदेश ईस्टर्न साइड के स्टेट देखें तो सिर्फ 10% है। ऐसा क्यों है? तो इसके पीछे रीजंस हैं कि सबसे पहला रीज़न है कि हाई रिलीफ उनके फीचर्स बहुत डिस्ट्रैक्टेड है, रिलीफ, और टोपोग्राफी भी अच्छी नहीं है। टोपोग्राफी के बाद क्लाइमेटिक कंडीशंस के बाद यहाँ पे बहुत प्रेजेंस ऑफ बिग रिवर्स दैट पोजेज अ प्रॉब्लम बिकॉज समटाइम्स फ्लड आ जाती है, फ्लड से बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। इसके बाद आता है हमारा टॉपिक लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स। तो हम लैंड जो डिग्रेड होती जा रही है, लैंड ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से लैंड बहुत डिग्रेड होती जा रही है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ लाइक डिफोरेस्टेशन, ओवर इरीगेशन, ओवर ग्रेजिंग, इन सब की वजह से हमारी लैंड डिग्रेड हो रही है। तो हम क्या क्या मेजर्स ले सकते हैं इनको सही करने के? पहले आपको बता देती हूँ कहाँ कहाँ पर क्या होता है।
जो झारखंड उड़ीसा छत्तीसगढ़ है वहाँ पे बहुत हमारे वो प्लेट्यूज एरियाज हैं, तो वहाँ पर हमारे ऑब्वियसली मिनरल्स पाए जाते हैं, तो उनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए माइनिंग की जाती है, जिसकी वजह से हमारा लैंड डिग्रेड होता है। ठीक है, सेकंड है हमारा जो पंजाब और वेस्टर्न यूपी के हरियाणा वाली स्टेट है वहाँ पे ओवर इरीगेशन होती है, जिसकी वजह से हमारी जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी चली जाती है, वो या तो अल्कलाइन बहुत ज़्यादा हो जाती है, फिर एसिडिक बहुत ज़्यादा हो जाती है। अल्कलाइन मीन्स बेसिक। उसके बाद हमारे ओवर इरिगेशन के बाद ओवर ग्रेजिंग होती है। ओवर ग्रेजिंग हमारी कहाँ पर होती है, लाइक गुजरात में हो गया, राजस्थान में हो गया, मध्य प्रदेश में, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रेजिंग होती है। तो अब हम क्या कंजर्वेशन मेजर्स ले सकते हैं, तो सबसे पहला हम मेजर्स ले सकते हैं वो है कंट्रोल ऑन ओवर ग्रेजिंग। ओवर ग्रेजिंग पर कंट्रोल कर सकते हैं। प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ द वेस्ट लैंड, वेस्ट लैंड की प्रॉपर मैनेजमेंट के बाद हम कर सकते हैं एफोरेस्टेशन, ऑब्वियसली तो आप सब में इंक्लूड ही करेंगे। और फिर प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ एफ्लुएंट एंड वेस्टेज, जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है उसका प्रॉपर डिस्चार्ज कर सकते हैं। फिर हमारा फोर्थ पॉइंट के बाद आप कर सकते हैं स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यूज बाय ग्राउंड थॉर्नी बशेस। अब इसका मतलब क्या, यानी कि जो हमारी सैंड ड्यूज होती हैं उनके ऊपर थोड़ी बशेज अगर हम ग्रो कर देंगे तो इससे हमारी लैंड डिग्रेड नहीं होने की है। ठीक है, तो ये कुछ मेजर्स हैं जो हम ले सकते हैं लैंड को डिग्रेड होने से बचाने के लिए। अब सॉइल भी बहुत इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। सॉइल का आपको ये जो गिवन है सॉइल के, अब ये आते हैं कि फैक्टर्स क्या क्या, ह्यूमन फैक्टर्स क्या क्या, मतलब नेचुरल फैक्टर्स क्या क्या जो है इन्फ्लुएंस करते हैं इसके फॉर्मेशन के लिए, लाइक रिलीफ, पेरेंट रॉक, क्लाइमेट, वेजिटेशन, ये सब जो हैं ये फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे सॉइल के ऊपर। तो अब हमारी क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स पढ़ने जा रहे हैं, इंडिया में कितने टाइप्स की सॉइल है। ये लास्ट टॉपिक होने वाला है एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल जो है हमारी सबसे ज़्यादा वाइड स्प्रेड सॉइल है, बहुत इंपॉर्टेंट सॉइल है, बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है। इट हैज़ एडुकेट प्रोपोर्शन ऑफ सिल्ट, क्ले एंड सॉइल। आफ्टर दैट ये कहाँ कहाँ पर पाई जाती है, पूरा का पूरा नॉर्दर्न प्लेन्स में ये हमारी पाई जाती है। इनफैक्ट कुछ डेल्टास रिवर्स में भी पाई जाती है, जो हमारी महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जो साउथ में हमारी फ्लो करती हैं, इनके डेल्टास पर पाई जाती है। डेल्टास यानी कि इनके किनारे से हमारी ये कावेरी रिवर है, तो इसके इतने एरिया में पाई जाती है। ओके, एलुवियल सॉइल। इसके बाद आता है हमारा यस एलुवियल सॉइल जो है हमारी ऑन द बेसिस ऑफ प्लेन्स, ऑन द बेसिस ऑफ इट्स एज के बेस पर हमारी एलुवियल सॉइल दो टाइप्स में डिवाइडेड है। कौन कौन सी, भंगर और खादर। भंगर यानी कि ओल्ड एलुवियल और खादर यानी कि न्यू एलुवियल। इन दोनों के बीच में डिफरेंस इंपॉर्टेंट है। भंगर जो है ओल्ड एलुवियल होती है, खादर हमारी न्यू एलुवियल होती है। डिफरेंस क्या क्या है, भंगर जो है हमारी इसमें कंकड़ के नोड्यूल्स, कंकड़ जो होते हैं वो पत्थर जो होते हैं स्मॉल पेबल्स, वो बहुत हायर कंसंट्रेशन होते हैं, जबकि न्यू में वो कम होते हैं। ये कम फर्टाइल होती है, ये ज़्यादा फर्टाइल होती है। सिर्फ इतना है हमारे में। और यस कि हम इस पर क्या क्या ग्रो कर सकते हैं, इसमें शुगर केन, पैडी, वीट, ये सब ग्रो कर सकते हैं। अब आता है इसके बाद हमारा ब्लैक सोइल। आपको पता है ब्लैक सोइल से आप आगे से पढ़ते जा रहे हैं कि ब्लैक को ब्लैक कॉटन सोइल भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि इट इज़ वेरी आइडियल फॉर ग्रोइंग कॉटन, और इसको हम रेगुड सोइल भी कहते हैं। ये कहाँ कहाँ पर पाई जाती है, ये हमारी झारखंड वाले एरियाज में पाई जाती है। ठीक है, डेक्कन प्लेट्यू वाले जो झारखंड है वहाँ पे डेक्कन प्लेट्यू है, तो वहाँ पे पाई जाती है। ये जो है ये सॉइल जो है इस हैड एजुकेट प्रोपोर्शन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटाश, ये सब आपको लर्न करने पड़ेंगे। एंड लाइम, यानी कि हमारी जो ये है इसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट होता है, मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है, पोटेश प्रेजेंट होता है और लाइम प्रेजेंट होता है, बट फॉस्फोरिक नहीं प्रेजेंट होता। फॉस्फोरिक हमारा प्रेजेंट होता है हमारी एलुवियल सॉइल में। ये अब आता है रेड एंड येलो सॉइल। रेड और येलो सॉइल जो है हमारी ये क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक पर डेवलप होती है, यानी कि जब हमारी इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स जब वेदरिंग होनी शुरू हुई थी तो ये उसकी वजह से फॉर्म हुई थी। इसका रेड और येलो सॉइल क्यों है, रेड कलर इसका इसलिए है क्योंकि ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ आयरन। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ रेड कलर और येलो कलर। रेड कलर और येलो कलर क्यों है, रेड कलर है ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ आयरन, और येलो कलर हो जाता है उसका जब व्हेन इट ऑकर्स इन हाइड्रेटेड फॉर्म। हाइड्रेटेड का मतलब क्या, जब ये थोड़ा पानी में मिक्स हो जाता है ना, हमारा ये रेड पानी में मिक्स हो जाता है तो ये येलो कलर की हमारी सॉइल हो जाती है। अब आता है लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल जो है इससे हम ब्रिक्स बनाते हैं, ईंटें बनाते हैं, क्योंकि बहुत हार्ड होती है और ये बनी होती है ड्यू टू लीचिंग प्रोसेस से बनी होती है। ये ओकर्स होती है जहाँ पर बहुत हाई टेम्परेचर होता है, बहुत हाई टेम्परेचर होता है। इससे क्या होता है, जो हमारी वहाँ पे सॉइल होती है, जितने भी वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जिसकी वजह से सॉइल का न्यूट्रिएंट अच्छा होता है, वो कम हो जाता है। कम क्यों हो जाता है, क्योंकि वो मर जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत हाई टेम्परेचर होता है, तो इसलिए इसमें ह्यूमस का कंटेंट बहुत लो होता है। ये हमारी आइडियल होती है फॉर ग्रोइंग टी, कॉफ़ी, और कहाँ कहाँ पर पाई जाती है, हमारे साउथ के साइड में, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, यहाँ पर हमारी ये पाई जाती है। अब एरिड सॉइल जो हमारे राजस्थान एरिया में पाई जाती है, रेड टू ब्राउन कलर की होती है, सैंडी होती है, टेक्सचर में सलाइन होती है, नेचर में, यानी कि सलाइन यानी कि थोड़ी खट्टी, सैंडी
रेत वाली होती है टेक्सचर में। गाइस अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो इसके बाद कंकर की, इसमें कंकर के नोड्यूल्स भी में पाए जाते हैं। इससे हम सॉल्ट जो है, इस वाली एरिड सॉइल से हम सॉल्ट ऑब्टेन कर सकते हैं बाय एवेपोरेटिंग दैट सॉइल। तो ये था हमारा एरिड सॉइल्स के बाद फॉरेस्ट सॉइल है। फॉरेस्ट सॉइल जो है वो डिफर करती है कि हम कितनी हाइट पर हैं। यानी कि अगर हम यहाँ पर हैं तो अलग सॉइल होगी, वैली साइड पर है। जैसे वैली क्या होती है, देखिए मैं आपको इधर की साइड बताती हूँ। जैसे ये हमारे माउंटेन्स है, इसके इधर जो ये प्लेन एरिया होता है, होती है हमारी वैली। वैली की यहाँ पर अच्छी एलुवियल सॉइल पाई जाती है, क्योंकि यहाँ से हमारी रिवर्स आती हैं। और इधर की साइड और कोर्स हो जाता है, और कोर्स हो जाता है, यानी कि डिफर करता है ऑन द बेसिस ऑफ द माउंटेन हाइट। इसके बाद आता है हमारा सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन क्या होता है, जब हमारी टॉप सॉइल जो है वो वॉश अवे हो जाती है ड्यू टू एनी फैक्टर, लाइक सॉइल हो गया, लाइक आई मीन टू से विंड हो गया, विंड की वजह से, चाहे वाटर की वजह से, इसी को हम सॉइल इरोजन कहते हैं। और सॉइल इरोजन को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, बाय काउंटर प्लफिंग। काउंटर प्लफिंग के हम क्या करते हैं, जैसे कि प्लफिंग अलोंग द काउंटर लाइन्स, यानी कि जैसे हमारी ये है तो इसके इधर की साइड अगर हम प्लफ करें, लाइन्स पर प्लफ करें काउंटर से, तो ये हमारा डेसिलेट करती है फ्लो वाटर को। स्टेप फार्मिंग, टेरेस फार्मिंग तो आपने पढ़ा ही होगा छोटी क्लासेस में, कि जो हमारे हिली एरियाज होते हैं वहाँ पर हमारी टेरेस फार्मिंग की जाती है। वहाँ पर स्टेप्स बनाई जाती हैं ताकि पानी का फ्लो कम हो सके। अब मैं आपको एक क्वेश्चन बताती हूँ कि आप ये बताइए कि टेरेस फार्मिंग कहाँ कहाँ पर होती है। ऑप्शन देती हूँ मैं आपको, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, असम, मेघालय, आपको बताना है ये। ओके, इसके बाद आता है हमारा काउंटर प्लफिंग के बाद प्लफिंग, प्लांटिंग शेल्टर बेल्ट्स। प्लांटिंग शेल्टर बेल्ट्स ट्रीज, जैसे जैसे ये हमारा ये खेत है, तो इसके यहाँ पर अगर हम ट्रीज को लगा दें तो इससे हमारी विंड वहाँ पर नहीं आ पाएगी, जिससे कि टॉप सॉइल उड़े ना। शेल्टर बेल्ट्स लगा सकते हैं। स्ट्रिप क्रॉपिंग, स्ट्रिप क्रॉपिंग क्या होती है हमारी, लेट मी रख दिस वीडियो, इट वॉज सो हॉट स्पॉट लाइक दिस। जैसे हमारे यहाँ पर हमने यहाँ पर ये हमारे यहाँ पर ही हमने फसल उगा दी, तो इसके यहाँ पर अगर हम घास उगा देते हैं तो इससे जो पानी आता है उसका फ्लो जो है वो कम हो जाता है। तो यही हमारी स्ट्रिप क्रॉपिंग होती है। सो दैट्स ऑल वाज अ चैप्टर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैंने सिर्फ आपको कुछ ही मिनट्स में ये वाला चैप्टर पूरा कंप्लीट करा दिया। बहुत हार्ड चैप्टर नहीं है, टिपिकल चैप्टर नहीं है, सिर्फ इसमें कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स की बातें हैं। मैंने आपको सारा एनसीईआरटी टोटल लाइन टू लाइन कवर कराई है इसमें। आप एक बार एनसीईआरटी को थॉरली रीड कर लेंगे तो आपका सारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। थैंक यू।